Hi, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Today is 5th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कॉर्पोरल पूरा मॉडल सजेस्ट किया था डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेसिडेंट गवर्नर मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में और दिस विधानसभा में लोकसभा एंड दिस विधानसभा द टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज 6 years 65 years विच एवर इज अर्लियर मिनिमम एज पोस्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए है 25 years ऑफ एज होना जरूरी है सो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के आज के सवाल हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट यंग इंडिया वांट्स गुग्गा डांस है फेमस फोक डांस है किस राज्य का है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में क्या है यू वुड बी सरप्राइज्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आंसर दिस स्वेज कैनाल ज्वाइन करती है किन दो सी को विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे आज हम पढ़ेंगे बाइडन अहेड बट नो क्लियर विनर येट यूएस इलेक्शंस सेकंड इज दिल्ली अपडेट्स गाइडलाइन फॉर मैट्रिमोनियल केसेस एलिमनी दिस इज स्टार स्टेटस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन स्टार कैंपेनर देन फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है वो वर्कर्स सोसाइटी या फिर कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन है विल हैव अ टॉक ऑन दिस देन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट इज वीकन स्टेट कॉन्टिन्यूसली फिजिकल स्पेस रिड्यूस हो रहा है रिटायरमेंट एज दिस इज डीएमए प्रपोजल हाइड्रो पावर 2015 पेरिस अकॉर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेंट्रल अफ्रीका मैपिंग सो हम ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स में एंड रेफरेंस मटेरियल है दिस द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस सी ये जो इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़पेपर जो हम देखते हैं ना इसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूज़ होती है ऑल टाइप ऑफ न्यूज़ होती है ऑल्दो हम उसके बारे में बात करते नहीं है बट अगर ऑल टाइप ऑफ न्यूज़ होती है ना उसमें सेंसिटिव मैटर भी होता है तो यूट्यूब की पॉलिसी होती है अल्गोरिदम होता है वो सच टाइप ऑफ कंटेंट को मैनी अ टाइम्स प्रमोट नहीं करता है तो ये एक पॉसिबल रीज़न है कि आपको अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं या फिर फीड में ये न्यूज़ का डिस्कशन नहीं आता है दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न अब इसके लिए हम सब्सक्राइब आपने किया है अगर हम बेल आइकन पे हिट द बेल आइकन तो नोटिफिकेशंस बेटर होने चाहिए सो लेट्स डू दिस वंस अगेन हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है इससे नोटिफिकेशंस आपको क्विकली मिल जाएंगे सी So this is Biden ahead but no clear winner yet. This is about US election. US election में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है बाइडन फेवरेट लग रहे हैं बट नो क्लियर विनर येट ये जब विनर आ जाएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे फॉर नाउ काउंटिंग ऑफ मेल्ड इन वोट्स कंटिन्यू है कि स्टेट्स में कुछ स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट्स होते हैं यूजुअली स्टेट्स का पैटर्न फिक्स होता है डेमोक्रेट है या रिपब्लिक है बट सम स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स हैं वो इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं ट्रम्प थ्रेटन्स टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप काउंटिंग ये डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इन्होंने कल डिक्लेयर भी कर दिया था ही हैज वॉन द इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात है वाइल जो बाइडन है इन्होंने एक्सप्रेस किया है ऑप्टिमिज्म ही विल रीच मैजिक फिगर ऑफ 270 तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसे मैप है ये डिफरेंट इसके स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में द इसलिए लगते हैं बिकॉज ये सारा एक ग्रुप है यूजुअली कंट्री के नेम पे दी नहीं लगता है इंडिया को दी इंडिया नहीं बोलेंगे बट बिकॉज दैट्स एन अग्रीमेंट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये अब ये जो डिफरेंट स्टेट्स है ना तो यूएसए का हिस्ट्री देखें तो ये एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का तो स्टेट्स को बहुत सारे सर्टेन राइट्स मिले हुए हैं इन स्टेट्स में अभी ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी कुछ स्टेट्स में अभी फाइनली अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं सो दैट इज वाई नो क्लियर विनर येट
अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो 66.8% वोटर टर्नआउट था। ये यहाँ में इलेक्शंस में लास्ट 120 ईयर्स का हाईएस्ट है। 538 इलेक्टोरल कॉलेज है यहाँ का, और इसका 50 मार्क दैट इज 270 वुड बी द विनर। और 270 अभी बाइडन फेवरेट है, बट अभी किसी को मिला नहीं है, तो दैट इज वाई नो क्लियर विनर येट। स्विंग स्टेट्स हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिकन किसी भी डायरेक्शन में ये जाते हैं। विनर टेक्स ऑल होता है सर्टेन स्टेट्स में। मेल बैलेट्स, ये जो मेल बैलेट्स हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 इस बार इनका परसेंटेज ज़्यादा है। पोस्टल बैलेट्स होते थे ये। नो क्लियर विनर है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ये मैटर जाएगा, तो अभी कुछ टाइम लगेगा, 2-3 दिन में ये क्लैरिटी आनी चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रम्प हो या बाइडन हो, इंडिया के रेस्पेक्ट में ये क्या हो सकता है, इस पे हम बात करते हैं। अगर ट्रम्प है तो ट्रम्प का जो अभी पॉलिसी था 2016 टू 2020, तो चाइना के अगेंस्ट ये काफ़ी टफ स्टैंड्स लिया था इन्होंने। और अभी जो एलएसी टेंशन जो चल रहा है उसके बैकड्रॉप में दिस कुड बी यूजफुल टू अस। अभी फिलहाल में हमने फाउंडेशन अग्रीमेंट भी कंप्लीट किया, बैका साइन हुआ, अभी 2+2 मीटिंग हुआ था, तो कॉन्टिन्यूटी इसमें ज़्यादा बेटर पॉसिबल है। ट्रेड डील्स में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, इंडिया ही नहीं, चाइना ही नहीं, सबके अगेंस्ट में। जैसे हार्ले डेविडसन था, तो ये एक डैम्पनर रहा है। ट्रेड डील्स में बहुत डिफिकल्ट था यूएस के साथ ट्रेड डील्स को आगे कंटिन्यू करना। सेकंड था पेरिस क्लाइमेट। जब हमने 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट आया था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पेरिस क्लाइमेट डील साइन किया और यूएस ने पुल आउट कर लिया। अभी मिस्टर ट्रम्प पेरिस क्लाइमेट को पुल आउट किया था, और जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उसमें ही डिडंट इवन रिकॉग्नाइज कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ होती भी है। तो ट्रम्प के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये रहा कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो ऐसे में एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और डील करना डिफिकल्ट होता है। वीज़ा माइग्रेशन के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट जो स्टैंस लिया, उसके कारण इंडियन आईटी वर्कर H1B वीज़ा हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैम्पर हुए। तो दीज वर सर्टेन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। बाइडेन की बात करें तो बाइडेन पेरिस क्लाइमेट के लिए प्रो है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज हमारी भी जो पॉलिसी है वो पेरिस क्लाइमेट को हमने साइन किया है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस एंड जो एमिशन है उसको कम करना है, तो दिस वुड बी अ गुड थिंग। बाइडेन एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब रहे थे ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, और पर्सनल कैपेसिटी में भी अगर देखें तो इनका थोड़ा टिल्ट है प्रो चाइना पॉलिसी में। तो ये देखना होगा क्या ये ट्रम्प जितने ही टफ रहेंगे अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो। ट्रेड डील्स और जो माइग्रेशन है या फिर वीज़ा का इश्यूज है उसमें बाइडेन से डील करना ईजी होना चाहिए इंडिया के लिए। अब ये जो बाइडेन है ना, ये डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन है ट्रम्प। डेमोक्रेट्स यूजुअली थोड़ा लिबरल वैल्यूज होती है, तो वर्ड ऑर्डर में अब ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं। सो दीज कुड बी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि एक होता है हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी, दूसरा होता है कि हम किस चेयर पे बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअली आपका एक कंडक्ट होगा, बट इफ़ यू गेट क्वालिफाइड, आप सिविल सर्वेंट बनते हो, जब आप उस चेयर पे बैठोगे, डीसी की चेयर पे बैठोगे, अपनी सीट पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करोगे, यू वुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो बाइडन इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या रहे हैं, और जब वो प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। बिकॉज जब प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठते हैं ना, तो मोर और लेस जो कंट्री की पॉलिसीज होती है वो सेम होती है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती फॉरेन पॉलिसी में। एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे सोचना पड़ता है। तो अभी ये इन सब में अनसर्टेनिटी है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, अभी ये क्लैरिटी आएगा। फिलहाल के लिए जो यूएस का इलेक्शन है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज जो यूएस है ना, ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी रहा है, टॉर्च बियरर है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का। अगर डेमोक्रेसी यहाँ पे फ्लाउंडर कर रही है, डेमोक्रेसी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, देन इट्स अ नॉट अ गुड साइन फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस एक टेम्पलेट है, सब यूएस की तरफ देखते हैं कि यूएस में डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, फ्री विल कैसा चल रहा है, तो टॉर्च बियरर है और परफॉर्मेंस यहाँ पे एडिक्वेट नहीं रहा। इलेक्शंस में पोलराइजेशन बहुत हुआ। पोलराइजेशन मतलब पोल्स अपार्ट हो रहा है, एक ये धड़ा है, दूसरा दिस सेक्शन हो गया है, और दोनों बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिस तरीके का इस पूरा एंटायर इलेक्शन प्रोसेस में हमने देखने को मिला। तो दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ मैच्योर एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। थर्ड जो चीज़ है वो है मीडिया। मीडिया का रोल इसमें लगातार क्वेश्चंस है। मीडिया बायसनेस देखने को मिला। मीडिया जिस तरीके से पूरे पोल इलेक्शन कवरेज को कवर किया,
मीडिया का रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आया। देन जो टेक जाइंट्स हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, इनका क्या रोल होना चाहिए ओपिनियन मेकिंग में, फॉल्स न्यूज़ में, फेक न्यूज़ में, कंडक्ट कैसे होना चाहिए, रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन था। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स ओपिनियन मैटर करते हैं। और ये जो टेक जाइंट्स हैं, इनका रीच बहुत एक्सटेंसिव है। ये आपके मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दे हैव टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल। तो रोल ऑफ टेक जाइंट एक पिलर रहा और पोलराइजेशन वॉज ऑब्वियसली देयर। तो ये एक डेवलपमेंट देखने को मिला पूरा यूएस के इस इलेक्शन प्रोसेस में। मीडिया का रोल, टेक्नोलॉजी जाइंट्स का रोल, पोलराइजेशन हुआ सोसाइटी का, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बड़ा अनबिकमिंग लगा यूएस का डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो दिस इज द न्यूज फॉर नाउ। अभी इसमें देखते हैं, फिलहाल के लिए नो क्लियर विनर येट, बाइडन अहेड है फिलहाल। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज दिस दिल्ली अपडेट्स। दिल्ली अपडेट्स में अगेन एनवलप्ड इन स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक और फॉग, दैट इज स्मोक। एनवलप्ड इन स्मोक, लॉन्ग लोनली वेट, कस्टमर का वेट कर रहे हैं राजपथ में। ये बड़ा ब्यूटीफुल है राजपथ न्यू दिल्ली में, बट टॉक्सिक हेज है, हंग ओवर द सिटी। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस अनफेवरेबल है, विंड्स बह नहीं रही है तो इस डस्ट को वो बहा के नहीं ले जाएगी। स्टबल बर्निंग हो रही है, विंटर्स हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दैट इज वाई टॉक्सिक यहाँ पे बना हुआ है। एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हुई है वेरी पुअर कैटेगरी में। स्टबल फायर काउंट नेबरिंग एरियाज में डिप हुआ है मार्जिनली, विच इज़ अ गुड थिंग। स्टबल फायर जो डिप हुआ उसमें बायोडिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है। बायोडिकम्पोजर पूसा का इन्वेंशन, पूसा ने टैबलेट्स बनाया, और इन टैबलेट से क्या होता है कि जो स्टबल्स हैं वो अपने आप ही उस जगह पे डिजोल्व हो जाएंगे और वो मैन्योर भी बन जाएगा। तो ये लिमिटेड जो ट्रायल्स हुए उसमें सक्सेस हुआ है, स्टबल बर्निंग को इसने बाईपास किया, गुड थिंग। कोविड 19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 6,000 प्लस केसेस आए, बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक। सो दिस इज दिल्ली अपडेट्स। अब जो थर्ड न्यूज है दैट थर्ड न्यूज, अच्छा यहाँ पे एक और न्यूज है, दिस डिटेंशन, जुडिशियल कस्टडी में भेजा है टिल नवंबर 18। सी, जो मीडिया की अभी हमने बात किया यूएस इलेक्शन में, मीडिया का जरूरी है फेयर रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, बिकॉज मीडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। तो मीडिया का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहना बहुत एसेंशियल है। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अगर इंटरवीन कर रही है मीडिया में तो दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, बिकॉज दिस इज द वे। अगर रूल्स सुप्रीम नहीं है, नियम के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इससे पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लग जाता है। सो दिस इज द केस। देन एनवेलप्ड इन स्मोक। अब ये है मैट्रिमोनियल केसेस। सी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन किया है फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि मेनी अ टाइम्स मैरिज, देन डेजर्टेड वाइफ, चिल्ड्रन, तो एक एलिमनी की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो एलिमनी है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से प्रोवाइड की जाएगी। सी, इस पे एक 2014 में एक सवाल भी आया था मेंस में, हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। इंडिया में पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। अब मैनी अ टाइम्स मैरिज के बाद ये देखने को आता है कि जैसे वर्किंग वुमेन भी होती है, उनका सेम पेस से सेम जो करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ होने चाहिए थे वो हो नहीं पाते। मैनी अ टाइम्स फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। इसमें अगर मैरिज नहीं कंटिन्यू हो रहा है तो उस केस में एलिमनी ज़रूरी है, मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने डाल लिखा है कि डेजर्टेड वाइफ चिल्ड्रन एंटाइटल्ड होंगी एलिमनी का और मेंटेनेंस का, और ये एप्लीकेबल होगा डेट ऑफ एप्लीकेशन से। कोर्ट ने ये क्लियर कहा कि अगर वॉयलेट हुआ, तो अगर वॉयलेशन हुआ इस बात का, तो इससे पनिशमेंट होगा, सिविल डिटेंशन किया जाएगा, इवन अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लेटर, हस्बैंड का, ये किया जाएगा। देन द एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूड एजुकेशन, बेसिक नीड्स, वोकेशनल एक्टिविटी, फैक्टर्ड इन बाय कोर्ट्स कैलकुलेटिंग द एलिमनी। तो द होल पॉइंट इज जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी आ जाती है, देन कॉम्प्रोमाइज होता है फ्यूचर चिल्ड्रन का भी। इसमें एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रंट पे वहाँ पे एक प्रोटेक्शन सेफगार्ड देना ज़रूरी है।
और ये एक सिस्टमेटिक गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो ये जो 67 पेज का जजमेंट है जस्टिस मल्होत्रा का, इन्होंने एक यूनिफॉर्म और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिया है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे ऑल ओवर इंडिया और एक गाइडलाइंस हो, सिस्टमेटिक गाइडलाइंस हो फैमिली कोर्ट्स के लिए, मजिस्ट्रेट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए, वाइल हियरिंग एप्लीकेशंस filed by women seeking maintenance from their estranged husbands. So this is a step in right direction. Guidelines हैं और ये काफ़ी क्लियर कट वर्ड्स में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस इशू कर दिया है। तो दिस वुड हेल्प। GS1 में सोशोलॉजी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2014 का क्वेश्चन है, इसको एक बार आप फिर से लिखने की कोशिश करिए। हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। अब ये जो सवाल है ना, मैं बार बार यही बोलता हूँ, ये जो पेपर होता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है। मैंने आपको बोला ऐसा ऐसा करना है, बट अगर आप में क्रिएटिविटी, आप इससे बेटर भी सोच सकते हो। सो दैट इज़ वाई रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है। सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता है। टू हैव कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस रखना है, स्टडी अबाउट इट, इसको सिलेबस से कनेक्ट करिए और ओरिजिनलिटी लाइए अपने आंसर में। यूपीएससी जो है ये कोचिंग को प्रमोट नहीं करती है। आप देखना इसके सारे जो मूव्स होते हैं ना, वो कोचिंग कल्चर को, या फिर जो रट्टाफिकेशन नोट्स आ जाता है, ट्रेंड वेल ट्रेंड रोबोट्स हो जाते हैं कि ऐसा ही लिखना है, ये ही करना है, ये इसके जस्ट उल्टा काम करती है और इसको एनकरेज भी नहीं किया जाता है। इंटरव्यूज़ में आप देखना, एक स्टूडेंट रहेगा, उसने आंसर्स नहीं दिए बहुत सारे, बट उसका अप्रोच अच्छा है, जो सोचने का तरीका है वो सही है, बट उसको बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें पता नहीं है, उसको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने एकदम परफेक्ट आंसर्स दिए हैं, मेटिकुलेट एक्यूरेट आंसर्स दिए हैं, बट अप्रोच में फ्लॉ नज़र आ रहा है, ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज ट्राई टू से, डेवलप दिस थिंग होलिस्टिक और अंडरस्टैंड योर एग्जाम रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ये आईटीबीपीओ का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश वहाँ पे देखी जा रही है। ये कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, कोई आईएम कॉलेज तो है नहीं जहाँ पे आपका बिजनेस अक्यूमेंट देखा जा रहा है। दिस इज़ अबाउट सर्विस। ये कोई मिलिट्री का एग्ज़ाम है नहीं जहाँ पे आपकी डिफरेंट क्वालिटीज़ चेक की जा रही है। दिस इज़ अबाउट सर्विस। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसमें एक वेल रेड पर्सन चाहिए जिसको बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें पता है, वेल रेड है कि इंडिया कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसमें इलिटिज्म अब गॉन आर डेज, ऐसा नहीं है अभी। वर्कर्स दे वांट पीपल हु कैन सर्व ग्राउंड पे जाके। सो आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज द फोर्थ वन है, दिस AQI डिटीरियोरेट हुआ, बायोडिकम्पोजर टेक्निक, सक्सेस क्लेम्स केजरीवाल, स्टबल टर्न टू मैन्योर विच इज़ अ गुड थिंग। सी, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। बिगेस्ट सिंगल डे जंप हुआ है अगेन, गार्ड्स डाउन, और इसकी हमें हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। फेसिंग ऑफिसर्स शॉर्टेज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सेज सेंटर। वाई नॉट देन यू आर इंक्रीजिंग द वैकेंसी। इतना कंटिन्यूस शॉर्टेज है, सिविल सर्विसेज में भी कंटिन्यूसली वैकेंसी डिप होती जा रही है, शॉर्टेज चल रहा है बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स का, वैकेंसी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, ऑफिसर्स शॉर्टेज चल रहा है। देन दिस इज अबाउट नॉर्थ एंड वेस्ट माइग्रेंट वर्कर्स। ये एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट दिस ऑथोरिटेरियन टर्न, दिस इज अबाउट यूएस इलेक्शन एंड दिस इज स्टार स्टेटस। ये हमारे काम का टॉपिक है, इसको हमने पहले भी देखा कपल ऑफ डेज बैक। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रूल 90 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 होता है, इसमें बात आती है इलेक्शन एक्सपेंसेस की। चुनाव लड़ना है तो खर्चे होते हैं, खर्चे करने का एक सीलिंग फिक्स कर दिया है, कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है। बट अगर स्टार कैंपेनर आके इस कैंडिडेट के बारे में प्रचार कर रहा है तो इसका जो खर्चा होगा वो यहाँ काउंट नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई स्टार कैंपेनर का वैल्यू बहुत होता है। पार्टी इसे खुद ही डिसाइड कर सकती है कि कितने, कौन इनका स्टार कैंपेनर होगा, बट जो गाइडलाइंस हैं वो फिक्स्ड हैं कि आपके से 30 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये ईसी ने बता रखा है। ईसी ने फिलहाल में अभी रिवोक किया था स्टार कैंपेनर का स्टेटस। सेक्शन 77 जो आरपीए है वो गाइडलाइंस बताता है स्टार कैंपेनर्स की। इलेक्शन कमीशन का प्रोरोगेटिव है, इसका डिस्क्रिशन है, वो टाइम टू टाइम कंडीशंस चेंज करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंडीशंस आप रख सकते हो, बट कौन होगा स्टार कैंपेनर कौन नहीं होगा ये ईसी डिसाइड नहीं करेगा। इस बात पे इन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया, जो ईसी ने स्टार कैंपेनर स्टेटस हटाया था
पर्टिकुलर पार्टी के पर्टिकुलर कैंडिडेट का। तो इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये डिफरेंसेस आ गए। अब ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में बात किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको कुछ फ्री रन देना चाहिए, डिस्क्रिशन देना चाहिए, बिकॉज जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स एकदम मेटिकुलेट भी नहीं होते हैं। हर कंडीशन सिनेरियो के लिए रूल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिशन पे बेस्ड होती है। अगर ईसी को एक्सरसाइज करना है जनरल एंड प्लीनरी पावर, कंट्रोल एंड डायरेक्शन इलेक्शंस का, बिकॉज इलेक्शन कमीशन की सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो ये जो पावर दिया गया है, ought to have the power to revoke the status of a campaigner। कैंपेनर है, भले वो स्टार कैंपेनर है, बट अगर वो अनटूवर्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तो ईसी के पास ये प्रोरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है कि वो इनका स्टार कैंपेनर का स्टेटस हटा दे इफ देयर इज एन apparent बीच ऑफ कैंपेन नॉर्म्स या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ईसी को ये फ्रीडम इज नेसेसरी, अदरवाइज जो इलेक्शन कंडक्ट होता है फ्री एंड फेयर वे में वो कॉम्प्रोमाइज होगा। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज राइट अपने डोमेन पे, इलेक्शन कमीशन भी राइट है अपने डोमेन पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, इसकी स्टैचुरी बैकिंग नहीं है। एक जनरल बता दिया गया है कि ये कंडक्ट होना चाहिए, आदर्श ये काम करना है, और ईसी इस पे वॉच रखता है, बट कोई एक स्टैचुरी बैकिंग नहीं है इसकी। ईसी इसको एनफोर्स कराता है। इलेक्शंस में जब आप, जैसे आप हर चीज़ की प्लानिंग करते हो, आपने बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी कर लिया, रियल एग्जाम आप लिखने जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे अनफोर्सिन सिनेरियोज आएंगे। पेपर अलग आ गया, पैटर्न अलग आ गया, कुछ चीज़ पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, तो यू वुड हैव टू इनोवेट। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्मार्ट इनोवेटिव इम्प्रॉम्प्टू हमें राइटिंग ज़रूरत है वहाँ पे, ताकि हम इनोवेट कर सकें। तो अनफोर्सिन सिनेरियोज ऐसे ही एग्जाम्स में की तरह इलेक्शन कंडक्ट कराते वक्त भी अनफोर्सिन सिनेरियोज आएंगे। अनफोर्सिन सिनेरियोज में ईसी को हमें टुथ देने की ज़रूरत है ताकि वो इनको डील कर सके। तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जो ईसीआई की पावर है टू एनफोर्स पोल नॉर्म्स क्लीन कैंपेन में, ये अब्रिज नहीं करे सुप्रीम कोर्ट, अनड्यूली अब्रिज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ईसीआई को वीकन करेंगे तो फिर हमारा प्रोसेस जो है इलेक्शन की वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो यहाँ पे एक ये आर्ग्यूमेंट दिया है। ये जितने भी पॉलिसीज बॉडीज होती है ना, इसमें एक फाइन बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। दिस हैज टू बी देयर। सो दिस इज स्टार स्टेटस, दिस इज फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर अरुण मायरा जी ने। द बुक द लर्निंग फैक्ट्री, हाउ द लीडर्स ऑफ टाटा बिकम नेशन बिल्डर्स। इसमें इन्होंने वाइड रेंज ऑफ दिस टॉपिक्स जो हैं इस पे एक रनिंग कमेंट्री दिया है कि हम इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी की जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये बायस्ड होती है टुवर्ड्स दिस कैपिटलिस्ट, बायस्ड होती है टुवर्ड्स दिस टेक्नोलॉजी। ये फेवर कम करती है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को या फिर वर्कर्स को। दीज इकोनॉमिक जो पॉलिसीज के टैम्पलेट्स हैं, पिलर्स हैं, इस पे हमें रिवर्क करने की ज़रूरत है। रूल्स जो है ना वहाँ पे भी रिवर्क करने की ज़रूरत है। फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी, फंडामेंटल्स जो गेम है करंटली फेवर करते हैं वेल्दी इन्वेस्टर्स को, वर्कर्स और टाइनी एंटरप्राइजेस डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। तो दीज रूल्स नीड टू बी चेंज्ड। हम हर जगह इनइक्वालिटी देखते हैं, इनइक्वालिटी है। इंडिया में भी आप देखो, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर, इतना ज़्यादा शेयर नहीं है इनका वेल्थ में, जबकि रिच जो हैं कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो गई है। तो अगर इनकम इनइक्वालिटी है तो हम सॉल्यूशन क्या बताते हैं, फ्री अप कर दो, मार्केट्स फ्री कर दो, जैसे एग्रीकल्चर फार्म बिल्स में हमने बोला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, अप्लाई करो टेक्नोलॉजी। हम ये सोचते हैं टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन, कुछ समझ नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी लगा दो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लगा दो, बट ये कोई सिंगल पैनेशिया नहीं है। दिस इज नॉट, दिस इज हेल्पफुल बट दिस इज नॉट वन स्टॉप सॉल्यूशन। प्रोडक्टिविटी एंड फ्री मार्केट, इन तीन पिलर्स में वी नीड टू रीवर्क। हम अक्सर भूल जाते हैं ह्यूमन एफर्ट एंड ह्यूमन वर्क को। नंबर्स सब कुछ नहीं होते हैं, मशीन्स सब कुछ नहीं होती। एक मूवी आई थी रॉकेट सिंग सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, लोग, बिजनेस क्या होता है, लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, नॉट नंबर्स, मशीन्स नहीं होती। इस बात पे हमें री एग्जामिन करना है। इकोनॉमिस्ट ने जैसे अभी बात किया कि हम फ्री अप कर दें एग्रीकल्चर को, इससे फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, बेटर प्राइस मिलेगा। हम लेबर लॉज को फ्री अप करने की बात करते हैं, लेबर लॉज अक्सर डाइल्यूट होते हैं, जैसे अभी कोर्ट बिल्स को डाइल्यूट करने की बात चल रही है। इससे हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेटर अट्रैक्ट होगा, बट
इन सब चीज़ों में जो सेफगार्ड है जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? तो ह्यूमन राइट्स मस्ट प्रिवेल। हम हमेशा टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने की बात करते हैं। अब जैसे प्रोडक्टिविटी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जीडीपी अपॉन नंबर ऑफ पीपल। अब हमें आउटपुट बढ़ाना है तो जीडीपी बढ़ा दो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसको बढ़ाना है तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ तो नंबर बढ़ जाएगा, या फिर डिनोमिनेटर को कम कर दो तो भी नंबर बढ़ जाएगा जो डिनोमिनेटर में है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट है, जीडीपी अपॉन नंबर ऑफ पीपल है। जीडीपी हम इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ पीपल हम क्यों डिक्रीज करने की बात करते हैं? हम हर जगह बोलते हैं एफिशिएंसी कम है, मतलब बहुत सारे लोग कम काम कर रहे हैं तो लोगों को कट कर दो। दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। हमें ज़रूरत है हम पीपल को रीस्किल करें, उनकी स्किल एनहेंस करें, इन्वेस्टमेंट करें। और एक और चीज़ होती है, जैसे कंपनीज होती है, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कंपनीज एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, उनको सिखाती है, सब कुछ समझाती है, टेक्नोलॉजी सिखाती है। अगर ये एम्प्लॉय फिर वो कंपनी छोड़ के स्विच करके कहीं और चले जाते हैं तो कंपनी का तो नुकसान हो गया। तो ये एक रिलेशन डेवलप करने की ज़रूरत है कंपनीज में भी और एम्प्लॉयज़ में भी। जैसे जापान में होता है, करीब करीब लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर कंपनी को पता है कि ये एम्प्लॉय मेरे साथ हमेशा रहेगा, लॉयल्टी भी रहेगा एंड दिस, तो कंपनी उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको ट्रेनिंग देगा, स्किल्स देगा, सब सिखाएगा। तो दिस ऑल्सो शुड बी देयर। देन मशीन्स और टेक्नोलॉजी होती है ना, इनमें डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। आपके पास लेटेस्ट लैपटॉप है, कंप्यूटर है, 3 साल बाद वो लेटेस्ट नहीं होगा। आपके पास एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में कॉन्टिन्यूसली आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 3 साल बाद वो एप्रिशिएट ही होगा वो ह्यूमन बींग। तो इसमें एप्रिशिएटिंग होता है। इसमें एक शुमाकर की बुक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में भी अभी लेटेस्ट क्या बज़वर्ड चल रहा है? मिनिमलिस्ट का, कम से कम। आंसर्स भी लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतना टू द पॉइंट करो सीधी। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल है। इकोनॉमिस्ट अहेड ऑफ इज टाइम थे, ये काफ़ी पहले ये बुक लिखा था, बट अब ये बात समझ में आ रही है। अहेड ऑफ टाइम मतलब कई बार चीज़ें सही होती है बट उस चीज़ का वक्त नहीं आया है, तो ही वॉज अहेड ऑफ इज टाइम। अब इन्होंने क्या बताया था कि हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज हो रही है, लॉन्ग टर्म में ये ठीक नहीं होगा। और सी 2020 आते हैं, वी आर हैविंग दिस रिजल्ट। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट हैं डैनी रॉड्रिक, इन्होंने बोला जो रिफॉर्म्स होते हैं ना वो बायस्ड होते हैं। बायस्ड होते हैं मतलब वो कैपिटलिस्ट और दिस इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये मेंटेन करना ज़रूरी है। अब ये जो रूल्स, शुरू में 3 हमने ये रूल्स देखे थे, टू फिक्स द रूल्स ऑफ द गेम। कंसंट्रेट जो हो रहा है वेल्दी इन्वेस्टर में और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में। मोनोपोली देखा ना, आज आप देखो एक स्मॉल प्लेयर है वो ग्रो कैसे करेगा? आप बताओ। ये बड़े प्लेयर के पास इतना पैसा है, माइट है, टीम है, वर्कफोर्स है, एवरीथिंग है। अब इसमें एक स्मॉल प्लेयर अपना ग्रो करना चाहता है, वो कैसे ग्रो करेगा? कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा है वो, और इससे फिर मोनोपोली हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेटेड वेल्दी इन्वेस्टर्स, लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? कई बार सब्सिडाइज करती है लेबर रिप्लेसिंग को, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में हेल्प करती है। इनोवेशन, इनोवेशन में हमें ज़्यादा पुश करना चाहिए, सोशली मोर बेनिफिशियल डायरेक्शन में। लेस स्किल्ड वर्कर में, लेस स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, अक्सर इन पे सबसे पहले एक्स होता है कि दे आर लाइक बर्डन है, एसेट्स नहीं है ये। बट अगर उनको ट्रेन किया जाए तो दे कुड टर्न इनटू दिस एसेट। दिस वी नीड टू डू। वर्कर्स एंड टाइनी एंटरप्राइजेज यूजुअली डिसएडवांटेज में हो जाता है। अभी इतना ज़्यादा मोनोपोली हो गया है, इंडिविजुअल किसी को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। सो वी नीड टू हैव दिस, फेयर रूल्स होने चाहिए, फेयर रूल गेम्स आर नेसेसरी। तो ये कमेंट्री है, फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी। गेम इज देयर बट गेम के नियम ही ऐसे हैं, उस नियम को बदलने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट है, द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट इज वीकन। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया है कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे 28 स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से वो पैसा जनरेट करते हैं। ये जो स्कोप ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू मनी है ये कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। सेंटर है, 28 स्टेट है, सेंटर के पास पैसे हैं, स्टेट्स के पास पैसे नहीं है। वेरी डेवलपमेंट है। अब पॉइंट इज, ये जो 28 स्टेट्स हैं इनका सारे स्टेट एक जैसे नहीं है। महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, बिहार अलग है,
जम्मू एंड कश्मीर अलग है, सब अलग अलग है, तमिलनाडु डिफरेंट है। तो हर स्टेट के पास डेवलपमेंट अलग है और कैपेसिटी भी डिफरेंट है। अब ये जो स्टेट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है, सेंट्रल सेक्टर है या फिर स्पॉन्सर्ड है, फ्रंट जो होता है वो होता है स्टेट, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के थ्रू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और उनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। जीएसटी आया था तो जीएसटी में मोर और लेस स्टेट्स जो थे उनकी फ्रीडम चली गई, वो अब ज़्यादा अपने हिसाब से टैक्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, कर्टेल हो गई। सेंटर ने जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना का प्लान और प्रॉमिस होता है, सेंटर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और सेंटर मतलब दिस नॉट दिस पर्टिकुलर पार्टी, हर सेंटर एक जैसा ही होता है, चाहे वो ये पार्टी हो या ये पार्टी हो। तो डिसमल रिकॉर्ड है। टैक्स जो शेयर करना है, सेस और सरचार्ज है, वो नॉट शेयर होता है। सी, टैक्स मतलब दिस टैक्स लगा है, सिंपल। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स एंड सरचार्ज स्पेशल लेवी। ये जो सेस और सरचार्ज होता है ना, ये सेंटर बाउंड नहीं है स्टेट से शेयर करने के लिए, तो ये शेयर नहीं करेंगे। अगर पिछले 10-15 साल का अपन पैटर्न देखें तो जो कलेक्शन रेवेन्यू हो रहा है ना, उसमें सेस और सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ रहा है, और ये परसेंटेज बढ़ रहा है, और ये जो पैसा आ रहा है ना, ये शेयर नहीं करना पड़ेगा स्टेट से, परसेंटेज राइजिंग। तो ये भी एक डेवलपमेंट हो रहा है। डिक्लाइनिंग डिवोल्यूशन है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी आने वाली है 2-3 दिन में। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी एडहर नहीं होते हैं मैनी टाइम्स। डिविजिबल पुल श्रिंकिंग हो रहा है। वाई? बिकॉज सेस सरचार्ज इज इंक्रीजिंग एंड टैक्स शेयर इज डिक्रीजिंग। जीएसटी शॉर्टफॉल हो गया, फोर्स मेजर, गरीबी में आटा गीला, ट्रस्ट डेफिसिट, सेंट्रल ग्रांट जो है वो फॉल हो गई, स्टेट 20-25% शॉर्ट रेवेन्यू है। अब पैसे हैं नहीं, खर्चे करने पड़ेंगे, तो फिर बोरो का एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। तो स्टेट्स आर एट द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। स्टेट्स को हम नहीं डिक्लाइन नेगेट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। सिस्टमैटिक वीकनिंग ऑफ स्टेट सर्व्स नीदर फेडरलिज्म नॉर नेशनल इंटरेस्ट। अब ये चीज़ हमें समझना है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको एज इट इज़ आप लिख देना कहीं भी मौका मिले तो। द सिस्टमैटिक वीकनिंग ऑफ स्टेट सर्व्स नीदर फेडरलिज्म नॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये आर्टिकल है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट वीकन करने का। इफ वी मूव फर्दर, दिस इज द फाइनेंशियल कैपेसिटी। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। नेशनलिज्म लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मतलब भाषा के बेस पे आइडेंटिटी बन रही है, और ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो दैट इज़ ओके। बट अगर ये फ्रैक्शंस आने लग जाते हैं, फिशर्स आने लग जाते हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज होता है, देन इट इज़ नॉट ओके। Shifting gears in Bihar, Labor's anti-Semitism. Then this is news, ED and Carol, antibody. चाइना, ये एक इंटरेस्टिंग टेक अभी ये हुआ है कि जो पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी एक ऑटोनॉमी प्रोविंशियल स्टेटस देने का प्लान कर रहा है, चाइना ने फिलहाल उसमें साइलेंस मेंटेन करके रखा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। और ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नोड मतलब हामी भरी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश में। हाइड्रो पावर ये जो बनेगा, ये लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में। 18-10 करोड़ रुपए में ये बनेगा, 210 मेगा वॉट का है, तो इसका अप्रूवल मिल गया है। देन प्लान टू रेज रिटायरमेंट एज इन मिलिट्री। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मिलिट्री ना रिफॉर्म कर रही है। मिलिट्री जो आज है, 10 साल बाद ये मिलिट्री बहुत डिफरेंट होने वाली है। नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स भी आप देख रहे हो ना, आने वाले 5-10 साल में देखना इसका नेचर बहुत बदल जाएगा। ऑल टुगेदर डिफरेंट सीन होने वाला है। रिटायरमेंट एज यहाँ पे बढ़ाने की बात है। प्लान टू रेज रिटायरमेंट एज इन मिलिट्री। और कट द पेंशंस। पेंशंस जो मिलती है, ऑल्दो बाद में पेंशंस 1 रैंक 1 पेंशन भी आया था, बट ये जो क्वांटिटी है इसको कट करने की बात है। कट द पेंशन से 75% रखो, ये बात है दिस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रपोजल्स है। रिटायरमेंट एज कर्नल का 54 to 57, ब्रिगेडियर का 56 to 58, मेजर जनरल का 58 to 59, ये रिकमेंडेशंस हैं। और इसी का इक्विवेलेंट दूसरे सर्विसेज एयरफोर्स एंड नेवी में भी होगा। ये 5 से 6 महीने में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। अब अगेन हम जहाँ जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यू शुड नो। आप एमबीए कर रहे हो, कॉर्पोरेट में जॉब में जा रहे हो, तो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसका हायरार्की आपको पता होना चाहिए कि उसका सीईओ कौन है, क्या उसके वैल्यूज़ हैं, टॉप लीडर्स क्या हैं, किस तरीके से वो काम करती है। दीज थिंग्स यू शुड नो।
सिमिलरली आप सिविल सर्विसेज का प्लान कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट दिस हायरार्की। ये जो रैंक्स और हायरार्की है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी में भी, एसएसबी में ये पूछा था, एयरफोर्स में भी, और सिविल सर्विसेज में भी राजदान मैम ने ये सवाल पूछा था मुझसे कि हायरार्की क्या है। हायरार्की हायरार्की मतलब जैसे आप यंग पास होके जाते हो, पोस्टिंग मिलती है, उसके बाद फिर प्रमोशंस कैसे होते हैं आपके, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ऐसे कैसे हायरार्की होती है। तो आंसर दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में ही बता दो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब जैसे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आर्मी की हायरार्की बताओ, जैसे आप लेफ्टिनेंट, देन इसके आगे कैसे प्रमोट हो रहे हैं। एयरफोर्स में बताइए, नेवी में बताइए, और सिविल सर्विसेज में भी बताइए, यंग ऑफिसर, देन आगे कैसे प्रमोशन होगा डिफरेंट पोस्ट में। सो रैंक्स एंड हायरार्की ऑफ ऑल दीज सर्विसेज, डू दिस एक्सरसाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट एज, हाइड्रो पावर, देन ये 2015 पेरिस अकॉर्ड है। बिफोर दैट दिस इज शोकेस द ग्रेट, द आर्मी ऑफ स्टोरीज, विजिटर्स, फ्लटर, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज लेंटिल, स्पाइस एंड एवरीथिंग राइस। इंडियन अमेरिका डेमोक्रेट्स री इलेक्टेड, अमीबारा, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति एंड रो खन्ना, ये डेमोक्रेट्स हैं। सी, श्रृंगला साहब ने क्या कहा कि इंडिया एंजॉयज बाय पार्टीसन सपोर्ट, टाइज हैव विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। सिविल सर्वेंट्स भी आप बनोगे, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, और जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होते हैं, ये 5 साल के लिए होते हैं। तो यू वुड बी देयर फॉर से नेक्स्ट 30, 25, 30 ईयर्स। तो इस तरीके से यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अब यहाँ बाइडन आते हैं या ट्रंप आते हैं, इट डजेंट मैटर। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। हमारे टाइज ओबामा के टाइम से भी बहुत अच्छे थे। मिस्टर ओबामा इंडिया में आए थे, चीफ गेस्ट थे वो रिपब्लिक डे परेड में भी। ओबामा डेमोक्रेट हैं, बाइडन उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, ट्रम्प के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। सो दिस इज द थिंग, यू हैव टू बी लाइक फ्लेक्सिबल। टाइज हैव विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मल्टी फेसेटेड टाइज हैं। सी, लैंग्वेज भी अब हमारा चेंज हो गया है। सो दिस इज द थिंग, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस का यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो अभी जो भी सीट पे आएगा, पावर में आएगा, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने रिलेशंस आगे डेवलप करेंगे। बाइडन अहेड है बट नो क्लियर विनर येट। सी, यूएस फॉर्मली एग्जिट कर रहा है पेरिस पैक्ट से। 2016 में हमने ज्वाइन किया इसे, और ओबामा, देन डेमोक्रेट्स हट गए। 2020 में बैका किया, अब रिपब्लिकन का देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पेरिस पैक्ट है, कर्बिंग क्लाइमेट चेंज, यूएस फॉर्मली एग्जिट हुआ, और बाइडेन अगर वापस आएंगे तो ही सेइंग कि वो वापस ज्वाइन कर लेंगे पेरिस पैक्ट को। देन जीडीपी विल बी हायर देन फोरकास्ट दिस ईयर, ये बात है, फोरकास्ट है जीडीपी का। दिस मैनेजर इंडेक्स जो सर्विसेज का है वो भी एक्सपैंड हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग। अगर ये ग्रेटर देन 50 आता है तो मतलब एक्सपैंड हो रहा है, लेस देन 50 आता है मतलब डिक्लाइन हो रहा है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, काउंट्स ऑन है अभी। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज गवर्नमेंट। डीएमए मूव्स मतलब वो उसको आगे प्रमोट कर रही है, बोल रही है ये काम करने के लिए। रेजिंग रिटायरमेंट एज, कट इन पेंशन इन फोर्स। पेंशन है ना, ये बहुत बड़ा पाई है आर्मी के खर्चे का, पेंशन इन फोर्सेस। रिपब्लिक ऑफ पुलिस, सी, रूल ऑफ लॉ हैज टू बी देयर, जस्ट लाइक कॉन, दिस इज केमिस्ट्री, एआई पावर्ड बॉट्स स्ट्राइक, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्री वर्ड, अमेरिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज अमेरिका सुपर पावर है, साथ ही साथ अमेरिका ना दिस पोस्टर बॉय है डेमोक्रेसी का। सो दैट इज़ वाई यहाँ डेमोक्रेसी फ्लाउंडर करती है, वर्ड का यहाँ पे दिस इम्पैक्ट दिखता है। द विनर इज अमेरिका फर्स्ट, इवन अ बाइडन विक्ट्री कैन नॉट रिटर्न टू यूएस टू द डेज ऑफ ओपन बॉर्डर एंड फ्री ट्रेड। नाउ दिस इज द थिंग, जो लास्ट 4-5 साल में वर्ड जिस तरीके से बदला है ना, तो अब ये 2012-13 का टाइम आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओपन बॉर्डर्स, फ्री ट्रेड, ये चीज़ें अब जो कंटूर है ना वो ही चेंज हो गए। द विनर इज अमेरिका फर्स्ट। अब जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो पहले अमेरिका फर्स्ट होगा, बिकॉज नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज आर ऑन राइज। तो पहले वाला जो अमेरिका था, लिबरल एंड दिस एंड ऑल, ये चीज़ें अब आना मुश्किल है। ओपन बॉर्डर्स एंड फ्री ट्रेड, ये बड़ा अच्छा समराइज किया है इन्होंने। वेदर और नॉट अमेरिका विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, अमेरिका पिछले कुछ टाइम से विड्रॉ कर रहा है सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से।
अमेरिकन लीडरशिप एज वी नो, जो जो हम जानते थे वो अब ओवर है, दैट्स गॉन. अमेरिका विल बिकम मोर और लेस ट्रांजैक्शनल एंड लेस जनरस. पहले जैसा नहीं होगा. कॉमन वैल्यूज जो थी डेमोक्रेसी की, शेयर्ड अप्रोचेस थे, मल्टीपोलैरिटी थी, अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अमेरिकन स्कीम में उस चीज़ का. तो ट्रम्प हो या बाइडन हो, सीनो यूएस रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी और राइवल बन के रहेंगे. जो सीनो मतलब चाइना यूएस को चैलेंज कर रहा है. इट इज ट्रम्प और बाइडेन. जो ओबामा एरा का न्यूक्लियर डील था ईरान के साथ, वो भी रिस्टोर अब होना मुश्किल है. तो दिस इज द थिंग. कंटूर्स रूल्स ही चेंज हो चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के. देन डेमोक्रेट्स हैं ये. सी, यूएस फॉर्मली एग्जिट पेरिस पैक्ट एमिंग द कर्ब क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हम बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं इंडस्ट्रियल यूजेज में, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, टेम्परेचर को राइज कर रही है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है तो सी लेवल राइज हो रहा है. ओवरऑल दिस कैटास्ट्रॉफिक है ये. तो ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी कॉजिंग आइस इन द पोलर रीजन टू मेल्ट. सी लेवल राइज हो रहा है. तो बहुत सारे जो कोस्टल सिटीज हैं इंक्लूडिंग हमारी मुंबई भी, जैसे जकार्ता इंडोनेशिया, ये सबमर्ज हो सकते हैं. तो हम लेके आए दिस पेरिस पैक्ट को. पेरिस पैक्ट, इसमें 2015 का अग्रीमेंट था. इसमें एम था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, हम एफर्ट्स करेंगे, एम करेंगे कीपिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हम जैसे इंटेंशन डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेगा आईडीसी, या फिर हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका कट हो, फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट हो. तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के विद इन रखना था हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज को. ये पेरिस डील था, बट यूएस ने पुल आउट कर लिया. तो साइंटिस्ट बोलते हैं एनी बिगर इंक्रीज हुआ 2 डिग्री से ज़्यादा तो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा वर्ल्ड में. अब गोल बिना यूएस के ये कार्बन एमिशन को कट करना डिफिकल्ट है, बिकॉज यूएस क्या करता है, पैसे देता है. यूएस के पास मनी है, टेक्नोलॉजी है. तो अगर यूएस इस डील में नहीं है ना, तो ये डील इतना, पेरिस क्लाइमेट दिस इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं. सो दैट इज़ वाई अभी देखते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स इस पेरिस क्लाइमेट डील को कैसे इम्पैक्ट करेंगे. अनसर्टेनिटी है तो यहाँ पर दिस स्टॉक मार्केट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, सेंसेक्स वॉलेटाइल है. ये बायो ई है, इसको भी नोट मिल गया है ह्यूमन ट्रायल्स का, कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है. सेकेंड वेव जो है हेडविंड होगा. हेडविंड पड़ा था ना, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, बाहर से ऐसे विंड आ रही है तो इससे डिफिकल्टी आती है, ये हेडविंड है. अगर यहाँ से विंड आ रही है तो ये हेल्प करेगा, टेल विंड बोलते हैं उसे, दिस इज हेडविंड. ये आईपीओ है, ये एंट ग्रुप है, फाउंडर जैकमा. जैकमा एक कंपनी ला रहे थे दिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए. देन इनके कुछ स्टेटमेंट्स थे, कम्युनिस्ट रिजीम को पसंद नहीं आया, तो बीच में काफ़ी रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं. अभी आईपीओ जो आना था उस पर सस्पेंशन हो गए इनके. और ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में फिलहाल आईपीएल है एंड दिस आईपीएल. अब हम देखते हैं सेंट्रल अफ्रीका. अफ्रीका में हमने ये एरिया भी देख लिया है, दिस एरिया भी देख लिया है. अभी हम देखते हैं ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल अफ्रीका. सेंट्रल अफ्रीका में आता है अंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन एंड दिस साओ टॉम एंड प्रिंसिप. ये पूरा एरिया है. सी, ये कंट्रीज हैं. यहाँ पे दिस इज चाड, दिस इज चाड. देन ये यहाँ पे दूसरा कंट्री है दैट इज कॉल्ड दिस कैमरून. कल हमने ये वाला एरिया देखा था. फिर ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ दिस कांगो यहाँ पर है इसके जस्ट नीचे. ये गैबन है, दिस इज गैबन. और ये इक्वेटोरियल गिनिया है, ये साओ टोम, ये आइलैंड्स हैं. ये रवांडा है, ये बुरुंडी है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है. दिस इज अंगोला. सो दिस इज सेंट्रल अफ्रीका. अब आप इस आंसर का दो कि जो इक्वेटर है वो यहाँ कहीं से पास हो रही है. इक्वेटर किन कंट्रीज ऑफ अफ्रीका से पास होती है, इक्वेटर अफ्रीका के किन कंट्रीज से ऐसे पास होती है. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो दिस इज सेंट्रल अफ्रीका. 2015 पेरिस अकॉर्ड, हाइड्रो पावर, नाम क्या है, लोहरी हाइड्रो पावर, सतलज रिवर पे 210 मेगावाट. रिटायरमेंट एज, ये रैंक्स ना आज ही कर लीजिए, सारे रैंक्स एकदम याद होने चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड सिविल सर्विसेज. Then this is about the next one, fixing the rules of the economy. Before that the financial capacity of state, retirement age. और फिर हमने पढ़ा दिस was स्टार स्टेटस. स्टार कैंपेनर क्या होता है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ट्राई टू प्रेजेंट योर थॉट्स. सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है. दिस इज दिल्ली अपडेट्स and this is Trump versus Biden. So this is 5th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.